तो चले अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें बच्चों। और लास्ट क्लास तक हमने एक रेजिडेंशियल स्टेटस की कुछ बातें हमने यहाँ देखी थी। ठीक है, तो अब एक नोट जो रह गया था, लास्ट नोट, उसे हम लिखते हैं और उसके बाद में सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। बस एक नोट लिखना है लास्ट। लिखिए बच्चों, जहां पर मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था कि पास्ट की अनटैक्स इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, उसके बाद में मैंने आपको क्या लिखवाया था? रेमिटेंस आपका इनकम नहीं होता। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की होगी तो ही टैक्सेबल होगी, अदरवाइज सॉरी एग्जेम्प्ट होगी, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगी। उसमें लास्ट नोट और लिख लीजिए आप, जो भी उसका पॉइंट होगा वो देख लेना आप, लिखना। सैलरी रिसीव्ड टू ए नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आउटसाइड इंडिया is an Indian income. But foreign allowance, oblique, foreign perquisites is exempt from tax in hands of such Indian citizen. लिख लीजिए। अभी समझते ही क्या है। कुल मिला के छोटी सी एक बात है बच्चों, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैलरी पे की है, कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, इसने सैलरी पे की है आउटसाइड इंडिया, टू ए इंडियन सिटीजन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैलरी पे की है इंडिया के बाहर किसी इंडियन सिटीजन को। इसका मतलब ये जो इंडियन सिटीजन है ये क्या बन गया होगा, बताओ ना? है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया ना ये, दैट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इंडिया के बाहर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो इंडियन सिटीजन, उसको सैलरी पे कर रहे हैं। तो अब इसमें तीन चीजें होंगी बच्चों, इस सैलरी में तीन। हाँ, एम्बेसीज वगैरह में जरूरी नहीं एम्बेसी हो, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब बच्चों जो इंडिया के बाहर ऑपरेट हो रहे हैं। सिर्फ एम्बेसी ही थोड़ी ऑपरेट हो रही है। हमारे देश के जैसे आरबीआई है, आरबीआई के ब्रांचेस भी तो इंडिया के बाहर है, ठीक है ना? एम्बेसीज भी बाहर है। कोई कंसल्टेंट्स हैं, वो बाहर बैठे हैं जो इंडिया की तरफ से कंसल्टेंसीज वगैरह करते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं आपके सामने, ये सब इंडिया के बाहर है बच्चों, और भारत सरकार उनको सैलरी दे रही है। तो सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी जो होती है, बेसिक सैलरी, ये ऑलवेज टैक्सेबल होगी।
मतलब सामने वाले का स्टेटस चाहे अब कुछ भी हो, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, ये ऑलवेज टैक्सेबल है क्योंकि इस बेसिक सैलरी को इंडियन इनकम मान लिया गया है। और जो फॉरेन अलाउंसेज होते हैं, भारत के बाहर जो फॉरेन अलाउंसेज मिलेंगे, ये क्या रहेंगे? एग्जम्प्ट रहेंगे। और जो फॉरेन के परकेजिट्स हैं, ये परकेजिट्स क्या है? परकेजिट्स का मतलब होता है फैसिलिटी। ये भी क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है ना, ये पूरी तरह एग्जम्प्ट रहेंगे, बाकी सब टैक्सेबल हो जाएंगे। ये लास्ट नोट था, हमने जो लिख लिया है। अब हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, पहले मॉड्यूल के, उसके बाद में हमारे पास देखिए इसके अलावा एक सेक्शन 9 है जो हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, पर आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आपके सिलेबस में नहीं है, मैं दिखा देता हूं आपको। क्योंकि अगर मैं आपको इंस्टीट्यूट का अपना, ये लिख लिया ना आप लोगों ने? देखो आराम से। इन लोगों का एग्जाम है क्या आज? तो एक भारत सरकार ने अगर इंडिया के बाहर किसी को सैलरी पे की है, बशर्ते वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो ये सैलरी हमेशा उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। सिर्फ बेसिक सैलरी, फॉरेन अलाउंस और परकेजेट्स आपके टैक्सेबल नहीं होंगे, बस इतना सा है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं, कुछ चीजें आपको मैं दिखा दूं। अगर हम इंस्टीट्यूट पर जाएं, टैक्सेशन वाला पार्ट हम ओपन करें, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, और जो इनिशियल पेज पे हम चले, ये वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था पेज, और व्यू में जाकर हमें क्या करना है? नाइट मोड को ऑफ कर देना है। तो देखिए, ये तो सिलेबस है हमारा। सिलेबस के बाद में इन्होंने लिखा हुआ है एक्सक्लूजन, स्टडी मटेरियल न्यू इंटरमीडिएट पेपर नंबर 4। न्यू इंटरमीडिएट पेपर नंबर 4 है, टैक्सेशन का है पेपर आपका ये। इनकम टैक्स लो, लिस्ट ऑफ टॉपिक, एक्सक्लूजन फ्रॉम सिलेबस, ये हटा दिया गया है। बेसिक में तो कुछ नहीं हटा, सब हमने कर लिया। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर क्या क्या हटा है बच्चों? सेक्शन 9 हटा दिया इन्होंने, सर्टेन एक्टिविटी नोट टू द कॉन्सिडर इन द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ये पूरा हटा दिया। जब आप क्वेश्चंस करोगे, कौन से क्वेश्चन करोगे? हमारे मॉड्यूल मतलब एमसीसी कंपाइलर का, उसमें क्वेश्चन ये दे भी रखा है, एक नहीं दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको नहीं करना है। देखो साफ साफ, कोई ऐसे नहीं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ बेटा, इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में साफ लिख दिया एक्सक्लूजन है, तो नहीं आएगा। और भी चीजें देखेंगे अपन, ये क्या क्या चीजें हैं, डी वगैरह, ये सब चीजें बताता रहूंगा मैं, कौन कौन सा एक्सक्लूजन हुआ है, कौन कौन सा इंक्लूजन हुआ है। वो सब मेरा काम है, जब वक्त आएगा तब सब चीजें बता दूंगा आपको मैं, क्या एक्सक्लूजन है क्या इंक्लूजन है। अब बढ़ते हैं हम हमारे मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल कहाँ से आएगा भाई? इसको और ओपन कीजिए अब मॉड्यूल को बेटा आप लोग। मॉड्यूल के अंदर बस इस चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं, अब समाप्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर। बताओ कितने इलस्ट्रेशन मैंने करवा दिए थे सबसे पहले वाले में? क्या मैंने फर्स्ट करवा दिया आनंद वाला? क्या था इस इलस्ट्रेशन के अंदर? कि अगर कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और वो कहाँ जा रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है शिप के ऊपर, तो जिस दिन उसने साइन किया है और जिस दिन उसने साइन ऑफ किया है, वो दिन इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया था। सेकंड नंबर ब्रेटली वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था बच्चों। थर्ड नंबर एचएफ का था, नहीं। मिस्टर बी एक कनेडियन सिटीजन है, कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया में आया है। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 70 डेज, और उसके पीछे वो 365 डेज नहीं रुक पाया।
इसलिए वो क्या बन गया था, नॉन रेजिडेंट। फिर एचएफ का स्टेटस में हमने बताया कि सर एक पर्सन है जो ऑस्ट्रेलिया से सारे डिसीजन ले रहा है, एचएफ उसका ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसका एचएफ का स्टेटस क्या हो जाएगा, बाकी जो बच गया वो क्या होगा आपका, खुद का स्टेटस आपको अलग से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कर लिया था ना हमने ये वाला भी। अब इसके बाद में मैंने आपको ये इनकम का बाइफर्केशन समझाया था। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये भी है, ये भी मैं लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत पुराना क्लैरिफिकेशन है बच्चों। क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में भी आपको मैं। आप आइए पेज नंबर, ये कौन सा पेज है भाई, ये पेज आपका 15 नंबर पेज। इस पेज नंबर पे आइए, सर्कुलर नंबर 17 2017 का है। ये सर्कुलर क्या बोलता है, ये कहता है कि जो सीफरर होते हैं, सॉरी सीफरर कौन होते हैं, जो सी में रहकर काम करते हैं उन्हें सीफरर बोलते हैं। मैं यहां पर काम कर रहा हूं तो मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, पर समुद्र में जो काम करते हैं, सर क्या काम करते हैं, अरे कोई भी काम करते होंगे, वो शिप पर काम कर रहे हैं क्योंकि समुद्र में चल रहा है वो शिप आपका, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके ऑयल्स वगैरह निकाल रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, तो इसे सीफरर हम कहते हैं। तो सीफरर जो होंगे, सीफरर ने अगर कोई इंडियन बैंक में अपना पैसा जमा करवाया एनआरई अकाउंट में, तो उससे जो इनकम आएगी वो आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। क्लैरिफिकेशन क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स इन इंडिया ऑफ ए नॉन रेजिडेंट सीफरर receiving the remuneration in NRE non-resident एक्शनल अकाउंट मेंटेन विद द इंडियन बैंक। एक काम करो रे, एक नोट करके लिख ही दो इसको भी, एमसीक्यू भी क्यों छोड़े, एक क्वेश्चन में आई चांस आ ही जाए, क्या बता। तो ऐसे लिखोगे आप, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग लायबिलिटी टू इनकम टैक्स इन इंडिया ऑफ ए नॉन रेजिडेंट सीफरर receiving the remuneration in NRE non-resident external account maintained with Indian Bank, बाकी सब काट देना, कोई काम की बात नहीं है बाकी, maintained with Indian Bank is exempt from tax। और मुझे बताओ ये इनकम कौन सी आएगी, ये इंटरेस्ट की इनकम आएगी, ठीक है ना। एक बैंक में आपने अकाउंट मेंटेन किया तो वहां पर कौन सी इनकम आएगी, इंटरेस्ट क्या आएगी, और कौन सी, ये अमाउंट आप लिख दीजिए, बस इतना सही है। Clarification regarding the liability of income tax in India of a non-resident seafarer receiving remuneration in NRE non-resident external account maintained with Indian Bank is exempt from tax। हो गया, हटा दूं, एक लाइट तो चसानी पड़ेगी यार इसमें। इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स लास्ट में लिखना है आपको। चलो, तो इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर इनकम फर्निश्ड बाय द अनिरुद्ध pertaining टू द ईयर ended 31st March 23, compute the total income of the assessment year 23-24 if he is resident वगैरह वगैरह। कर लिया था ना हमने अनिरुद्ध वाला क्वेश्चन ये। इसके बाद में सेक्शन 9 है बच्चों, ये देखो ये आपका सेक्शन 9 स्टार्ट है इनकम, तो पूरा सेक्शन 9 है, ठीक है। ये मीनिंग ऑफ अक्रूराइज इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन क्या होते हैं, सेक्शन 9 है पूरा का पूरा। तो ये काम करनी है, आप छोड़ दीजिए इसको, मॉड्यूल में लिखा हुआ है डिटेल्ड के अंदर, पर हम तो क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे, ये सब हटेगा, ये सब हट जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये सब सेक्शन 9 का ही है पार्ट।
आओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जो भी इसका पेज नंबर है, पेज नंबर इसका 26 नंबर पेज है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मिस्टर डेविड एक इंडियन सिटीजन है, नाम जरूर डेविड है पर इंडियन सिटीजन है भाई, याद रखना। एज उनकी 40 साल की है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 31/3/2022। पहले बार इंडिया छोड़कर चला जा चुका है बच्चों 31/3/2022 को, ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। He did not visit India any time during the previous year 22-23। एक भी दिन वो इंडिया में नहीं आया। सबसे पहले तो यहां तक देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या है भाई। अगर अभी तक का क्वेश्चन मैं देखूं तो हुआ क्या है कि एक डेविड साहब हैं जिनकी एज 40 साल की है और वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम 31/3/2022। लो भाई, हमारा प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2022 से, और एंड कब होगा? 31 मार्च 2023 को। वो कब चला गया है? इसके एक दिन पहले 31/3/2022 को चला गया। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में वो 0 डेज इंडिया में रुका है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर के लिए वो क्या बन चुका है? नॉन रेजिडेंट। तो हमारे डेविड साहब इस प्रीवियस ईयर के लिए क्या बन चुके हैं? नॉन रेजिडेंट बन चुके हैं। सर वो 15 लाख वाली इनकम, अरे बेटा 15 लाख वाली इनकम कब देखनी होती है? अगर वो इंडिया में आता है विजिट करने, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है फॉलोइंग इनकम है। अब इनकम कौन कौन सी है अब देखते हैं बच्चों। सबसे पहले 2-3 बात याद रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इंडियन सिटीजन है उस केस में। तो आइए बढ़ते हैं अब। सबसे पहले लिखा है सैलरी जो कंप्यूटेड है, कंप्यूटर का मतलब जो भी लेना देना है सब हो चुका है इसके अंदर, 5 लाख रुपए की। याद करो अभी एक आते मैंने नोट लिखवाया था आपको कि अगर एक कोई इंडियन सिटीजन है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के बाहर सैलरी मिल रही है तो वो क्या होगी? इंडियन इनकम मानी जाएगी और ये सैलरी क्या होगी? टैक्सेबल हो जाएगी। लो भाई 5 लाख तो टैक्सेबल, पर सिर्फ बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगी बच्चों। इसके अलावा जो कहानी है वो कोई टैक्सेबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया? जो आपको फॉरेन अलाउंस मिल रहे हैं, जो भी फॉरेन अलाउंस मिल रहे हैं, ये क्या है? टैक्सेबल होंगे क्या? नहीं सर। तो फॉरेन अलाउंस नॉट इंक्लूड इन द अबव। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम बैंक इन इंडिया। बताओ कौन सी इनकम है? बैंक इन इंडिया कौन सी इनकम है? इंडियन इनकम। अब क्या होगा? ये टैक्सेबल, क्योंकि इंडियन इनकम तो सबके हाथ में क्या होती है? टैक्सेबल, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, नेपाल इंडिया में नहीं आता बच्चों। इसका मतलब क्या हो चुका है? ये क्या हो जाएगी आपकी? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और सर मुझे बताओ ये कौन है? नॉन रेजिडेंट। ये इनकम कौन सी है? फॉरेन इनकम, क्योंकि नेपाल इंडिया में नहीं आता बेटा फॉरेन इनकम। तो बताओ क्या एक नॉन रेजिडेंट को फॉरेन इनकम के साथ कनेक्ट कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, नेपाल की हाउस प्रॉपर्टी है। फिर से क्या बात हुई बेटा? कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम है, और ये खुद क्या है? एक नॉन रेजिडेंट है, इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऊपर कितना था? 5 था क्या? 5 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? ये 6 लाख इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते किताब ने सही कर रखा है क्या? अरे वाह बिल्कुल सही कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया ना कैसे हुआ? मिस विविता ने पे किया है $5,000 श्री कुलशेखरा, मैनेजिंग कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो। कोलंबो बेटा इंडिया में नहीं आता, ये श्रीलंका की कैपिटल है। जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है ना, दिल्ली सुना है नाम आपने? दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। वैसे कोलंबो की सॉरी श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। श्रीलंका में अब तो बहुत बुरा हाल चल रहा है भाई। वहाँ के जो लोकल के जो लोग हैं, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो सारा खत्म हो चुका है वहां पर। राजा उनका भाग चुका है, प्रधानमंत्री को लोगों ने मार दिया है। अजीब सा चल रहा है, कुछ बर्बादी की तरफ पूरी तरह जा चुका है। कोई भी कंट्री उसको टेक ओवर करने वाली है। ये काम इंडिया भी कर सकता है, पर पता नहीं क्या होगा, हमें क्या करना है। तो एक मिस विविता है जिन्होंने $5,000 पे किया है कुलशेखरा को, जो कि एक कंसल्टेंट है प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। द पेमेंट वाज मेड इन कोलंबो। पेमेंट भी कहां पर हुई है बेटा? कोलंबो में हुई है। तो ये जो मैडम है इन्होंने पेमेंट कहां पर किया है? वी ने, मिस वी ने ये जो पेमेंट किया है कहां पर किया है बच्चों? आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, आउटसाइड इंडिया। ओके।
द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट इन इंडिया। इसका मतलब ये जो आउटसाइड मतलब कोलंबो के अंदर जो बंदा बैठा है, जो पेमेंट ले रहा है, वो कंसल्टेंसी किस पे दे रहा है? इंडिया में कंसल्टेंसी दे रहा है। आई क्या बात समझ में? जैसे मान लो आप हैं मिस विविता और मैं हूं वो कुलशेखरा जो कोलंबो में है। आप मेरे पास आते हैं, आपने कहा कि हमें इंडिया में कोई प्रोजेक्ट लगाना है, उसके कंसल्टेंसी दो। तो इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूं। इसका मतलब मैंने इनकम कहां से कमाई है? कहां से कमाई? आपसे कमाई। और आप क्यों दे रहे हो मुझे इनकम? क्योंकि कंसल्टेंसी कहां जा रही है मेरी? इंडिया में जा रही है। कुल मिला के क्या हुई बेटा? विद पॉसिबल cyclone collaboration with the payment of chargeable to tax in India in the hands of Kurukshetra since the service was used in India। बताओ सही है क्या? यस सर। आप ये इंडियन इनकम है इसलिए इसको क्या देना पड़ेगा? इस पे टैक्स देना पड़ेगा। वैसे वो नॉन रेजिडेंट है। अगर पूरी कहानी पढ़ ले हम तो लास्ट में क्या होगा? इन दिस इंस्टेंस केस सिंस द सर्विस was utilized in India the payment received Mr. Kurukshetra is non-resident Colombo is chargeable to tax in his hand in India either deemed to occur in India। तो ये माना जाएगा कि इनकम कहाँ से कमा रहे हो आप? इंडिया से ही कमा रहे हो। है क्या बात समझ में? चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है? 8 नंबर कर दिया था पूरा। क्या आपने इसको घर पे फिर से किया था क्या? कोई दिक्कत है इसमें? फिर से पढ़े। ये अभी आएगा बेटा। अभी ये हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके, चैप्टर नंबर 7। तो वहां बताऊंगा आपको ये टीटीए वगैरह क्या होती है, तो वहां करेंगे इसके बारे में अपन। जरा क्वेश्चन की बात करें ना। हम्म, ये ये प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, बस बात खत्म। मुंबई बेटा इंडिया में आती है। मुंबई इंडिया में आती है ना। ये फिल्म स्टार जो ये सलमान का, ये मुंबई में रहते हैं बेटा। अब थोड़ा सा आगे मुंबई है। नहीं बहुत सारे बच्चों को कुछ नहीं यार। आज ये कोविड पीरियड में जो जनरेशन आई है, मैं हे भगवान क्या बोलूं मैं। कई बार तो लगता है खुद ही कूद के मर जाओ। मोबाइल के अलावा कुछ नहीं आता चलाना। उनको ये नहीं पता कि सर, तो जाने दो यार। तो मैं तो अब मान लेता हूँ कोई बात नहीं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ऐसी दिमाग है। मुंबई ये मुंबई है, मॉरिशस नहीं है। ठीक है, तो मुंबई इंडिया में आती है। तो बिजनेस कहाँ के आपने? मुंबई में। मैनेज कहाँ के? उससे क्या फर्क पड़ता है? इंडिया से आई ना इनकम आपकी, तो कौन सी इनकम बन गई? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम क्या होगी? सबके हाथ में टैक्सेबल। अब आ जाओ हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या मैंने करवा दिया था क्या? उठाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन। देखो करवाया नहीं करवाया वो अलग बात है, पर हमें करने हैं। देखिए इसको बाद में देखना बेटा। मॉड्यूल वाला ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं? कंपाइलर। हाँ याद करा दें। कल कंपाइलर के सारे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे। आप चाहो तो घर पे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। हम कल लास्ट क्लास रहेगा इसका, तो कल हम सारे क्वेश्चंस करेंगे कंपाइलर के। राम है जो एक इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया 22/9/2022 को, फर्स्ट टाइम टू वर्क एंड ऑफिसर ऑफ कंपनी इन जर्मनी। डिटरमाइन करना स्टेटस क्या है उसका। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है बच्चों। बताओ पहली बार इंडिया को लेफ्ट कब कर रहा है वो? इसका मतलब वो कब इंडिया में था? सर फर्स्ट 1 अप्रैल 22 से लेकर 22/9 तक वो इंडिया में था। गिन लो रे कितने दिन है। अब क्योंकि क्यों जा रहा है बच्चों? फर्स्ट टाइम वर्क एज ऑफिसर ऑफ कंपनी इन जर्मनी। एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है। तो ये जब तक 182 दिन से ऊपर नहीं रहेगा तब तक वो रेजिडेंट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये कितने दिन आया बच्चों? 175 बता रहे हो क्या आप? 175 दिन। 175 दिन 182 से कम होता है, इसीलिए ये क्या बन गया है? नॉन रेजिडेंट। चलो तो सिंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडियन सिटीजन वाज 175 days, दैट इज इतना इतना इतना, thereafter they left India for the employment purpose since they does not satisfy minimum criteria of 182 days in India during the relevant previous year, he is a non resident for assessment year 23-24। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। मिस्टर डी है जो एक नॉन रेजिडेंट है और वो यूएस में रह रहे हैं 1990 से।
कम बैक टू इंडिया 1/4/2021 को फॉर परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के लिए इंडिया में आ गया, व्हाट विल बी द रेजिडेंट स्टेटस ऑफ स्टडी। देखिए पहली बात है इसमें, सिंपल सी बात है बेटा, आया कब है ये, 1/4/2021 को परमानेंटली आ गया। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में पूरे 365 दिन, और प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर भी कितना, पूरा 365 दिन। आपको स्टेटस कौन सा बताना है, 22-23 का, सॉरी 23-24 मतलब 22-23 का। अब मुझे बताइए 182 दिन से ऊपर स्टे कर गए क्या आप, यस सर। रेजिडेंट तो ये बन गया, कौन सा रेजिडेंट है, या तो ये ROR बनेगा या ये RNOR बनेगा। चेक करते हैं बच्चों, क्या इसने पिछले 7 साल में 730 दिन पूरे किए हैं क्या। भाई 1990 के बाद पहली बार आ रहा है, और कब आया, सिर्फ 365 दिन ही है। तो अगर पिछले 7 साल में हम जाएं तो ये सिर्फ इतने, इसी साल में 365 है, बाकी किसी में भी इसका एक भी दिन नहीं है। इसका मतलब ये क्या बन चुका है, RNOR बन चुका है। ओके, बढ़े आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये। रमेश और सुरेश दो भाई हैं, बहुत बढ़िया नाम है रमेश और दूसरा नाम है सुरेश। चलिए पढ़ते हैं आगे कि सर दे अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। मिस्टर रमेश सेटल है कनाडा में 96 से, और सुरेश जी सेटल है कहां पर, दिल्ली में। इसका मतलब रमेश का स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट है, और सुरेश क्या है, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको खुद को पहचानना है। सर कैसे पता चल रहा है, भाई कनाडा में रह रहा है, कभी आया नहीं इंडिया में, इसका मतलब 0 डे इन इंडिया में, तो उसका मतलब क्या बन गया, रमेश तो बन गया नॉन रेजिडेंट और सुरेश बन गया रेजिडेंट, क्योंकि दिल्ली में है। सर ये कहां पर, भाई दिल्ली में, दिल्ली इंडिया में आता है। जैसे आप लोग अभी जयपुर में, और जयपुर भी भारत में आता है बच्चों। तो अब आप पूरे दिन यहीं पर बैठे हैं, इसका मतलब क्या है, आप रेजिडेंट हैं सारे के सारे। तो अब रमेश को तो नॉन रेजिडेंट मानकर पढ़ना है क्वेश्चन, और सुरेश को रेजिडेंट मान के क्वेश्चन पढ़ना है। ये पता चल चुका है। और कितने पॉइंट है टोटल इसमें, 10 पॉइंट है क्या, हाँ जी। तो 10 पॉइंट में ये लो, ये 10 पॉइंट पूरे हो गए ना। थोड़ा सा नीचे कर दे अगर इसको हम, टोटल तो आप लगा ही लोगे फिर। चलो अब मुझे बताइए, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये पहला रमेश है ना, तो ये बन गया नॉन रेजिडेंट, और ये क्या बन गया है, ROR। रेजिडेंट नहीं, ROR। तो इसने पूरी कंडीशंस भी पूरी कर दी होंगी। इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड, ओनली 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। सबसे पहले बताइए, इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड फॉरेन इनकम है, और सिर्फ 50% इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, तो इसके हाथ में तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके हाथ में कितना आएगा, सिर्फ 17,500। क्यों आया बताओ, क्योंकि इंडिया में कितना मिला है 50%, और जो चीज इंडिया में मिल जाए वो क्या बन जाती है, इंडियन इनकम। इसलिए कितना आएगा, 17,500। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, इसका मतलब फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, पर इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। प्रॉफिट बिजनेस इन नागपुर, बेटा नागपुर इंडिया में आता है, मैनेज कहां से किया, लंदन, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडियन इनकम दोनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, बात खत्म, दोनों के हाथ में टैक्सेबल है, क्योंकि कौन सी इनकम है ये, इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई भी इंडिया में आता है बच्चों, इसका मतलब ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा, रेंडर कहां पर हुआ है, इंडिया में, इसका मतलब इंडियन इनकम है, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल तो है ही नहीं वैसे भी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट आपने यूको बैंक में करवाया दिल्ली में, दिल्ली भी इंडिया में आती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, ये भी इंडिया में आता है बेटा, आंध्र प्रदेश फिल्में देखते हो ना साउथ की, तो ये एग्जम्प्ट है। एक स्टूडेंट बोलता सर नागालैंड इंडिया में है, आप बताओ बेटा, इंडिया में है नागालैंड, नागालैंड इंडिया में है, ये नहीं पता नागालैंड इंडिया में, नागालैंड इंडिया में है। मैं कहा नहीं यार पागल है, नागालैंड इंडिया में थोड़ी है, वो तो अफ्रीकन कंट्री है। हाँ सर, हाँ सर नागालैंड तो, अरे बावड़ी, मोबाइल से भी बाहर निकल कभी। उसमें भी कुछ और ही ढूंढेगा वो, इंडिया के मैप में भी।
ढंग की चीज। रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल भी इंडिया में है। अब देखो रेंट वर्ड यूज किया है बच्चों, तो आप क्या करोगे, इसका 70% करोगे, है ना। रेंट वर्ड यूज किया है तो 70% कर दीजिए, 70 हो गया। और ये कितना हो गया है, 42, है ना। और ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेड किया है, इनकम नहीं है बेटा, इस पर आपको 80C मिलता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये पेड किया है, तो एक बार इसको इग्नोर ही कर दो, आप इस पेड वाले को इग्नोर कर दो, क्या है। बस बता दो जीटीए कितना कितना है, लगाओ टोटल इसका। 17,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 7,000 प्लस 70,000। देखो ये डायरेक्ट ही चल रहा है। कितना आ रहा है, 3,64,000। अब बता दे क्या कर दे। 434,500 दूसरे वाले का, 434,500, 4,34,500 और 4,14,000। आई बात समझ में। एक बात बताओ, इसको फिर से देखो बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड, साफ पता चल रहा है कनाडा मतलब इंडिया में आता नहीं बच्चों, इसलिए ये कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम। ओनली 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ हुआ है, तो इसका मतलब इस 35,000 के अंदर, इस 35,000 में इंडियन इनकम कितनी है जो इंडिया में रिसीव्ड हो जाए, क्या होता है इंडियन इनकम, 17,500, तो क्या है इंडियन इनकम। और फॉरेन इनकम कितनी है, 17,500, ये आपकी फॉरेन इनकम है। और ये बंदा कौन है, नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, इंडियन इनकम, तो ये आएगी 17,500, ठीक है। और ये फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती नहीं। बट अगर हम बात करें 40,000 की, तो ये कौन है, ये आरओआर है, तो ये चाहे फॉरेन हो चाहे आपकी, ये हमेशा पूरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। और कोई पॉइंट, और कोई पॉइंट रिपीट करवाना हो अगर आपको, चलो। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो फ्री फोकट के नंबर होंगे बच्चों, इस चैप्टर में से क्वेश्चन अगर आता है तो फ्री के नंबर होते हैं। भी नहीं बता बेटा, मुझे थोड़ी पता है, हर पॉइंट का तो नहीं है, अगर डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपका 2 नंबर या 3 नंबर का है, जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, जो ये आता है मैक्सिमम 3 नंबर का, करना क्या, स्टेट्स लिखना है, तो टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, तो उसमें एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 3 नंबर में क्या क्या लिखेगा भाई बच्चा, ठीक है। पर अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ रहा है, जो भी हमने देखा, तो उसमें आपको एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख के आना है, और उसमें कितना क्या लिखना है, बस जो आपको पता है वही लिख के आना है। देखिए जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, नीचे जो नोट्स आप लिख के आते हैं, उस नोट्स को एग्जामिनर नॉर्मली नहीं पढ़ता। मैं भी इंस्टीट्यूट का एग्जामिनर रह चुका हूँ, इतने सालों से मैंने कॉपी चेक किया, अब मैंने कॉपी चेक करनी बंद कर दी है। हमें इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि हमें नोट्स भी पढ़ना है, पर मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही किया है तो नोट भी सही लिखे होंगे। यदि आपने क्वेश्चन सॉल्यूशन ही गलत लिखा है तो नोट भी गलत है। तो नोट लिखने जरूरी है, नंबर मिलते हैं उसके, पर नॉर्मली एग्जामिनर उसको पढ़ता नहीं है, बस उसको सरसरी देखता है, उसको डिटेल में नहीं जाता इतना। क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन सही करके आओगे, तो नोट्स भी सही लिखोगे ना आप। अगर पता ही नहीं तो आपने जो चीज ऊपर लिखी वो इसको तो नीचे एक्सप्लेन कर रहे हो आप। इसीलिए नोट्स लिखने जरूरी है, उसके 1-2 नंबर छुपे होते हैं, पर वो करके आने हैं आपको। बट इतना भी नहीं है कि उसके अंदर आधा पेज भरने लग जाओ आप, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। चलिए जैसे ही क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट के हाथ में कितना इनकम टैक्स लगेगा। रेसिपिएंट कौन होता है बच्चों, जिसको इनकम मिलती है उसे रेसिपिएंट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको इनकम दी है, तो मैं कौन हूं, सेंडर हूं, और आप हो रेसिपिएंट। तो जो रेसिपिएंट है उसी के हाथ में इनकम होती है, तो हमें रेसिपिएंट के हिसाब से देखना है। आइए सबसे पहले पॉइंट करते हैं, सैलरी पेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जोन। तो यहाँ पर कौन रेसिपिएंट, मिस्टर जोन है, जो एक इंडियन सिटीजन है। 7 लाख रुपीज फॉर द सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, क्या हो जाएगी ये,
टैक्सेबल। नो डाउट, ये तो आसान सा था। दूसरा पढ़ के बताओ मुझे। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर आउटसाइड इंडिया 5 लाख रुपीज बाय द नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विद इंडिया से एट मुंबई। नहीं नहीं, सुनिए ध्यान से। सर वो नॉन रेजिडेंट है, जब भी इस तरह के उलझुल आए तो उसको लिख लिया करो। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5 लाख बाय ए नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया से एट मुंबई। मुझे बताओ बेटा, कौन किसको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट की इनकम है, तो इंटरेस्ट की इनकम मेरे लिए एक बैंक के लिए इनकम होगी और एक सामने वाले के लिए एक्सपेंडिचर है। तो इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5 लाख रुपीज। इसका मतलब मान लेते हैं ये यूएस है, ये आउटसाइड इंडिया हो गया। मैंने यहां से क्या लिया है बच्चों? इनकम ली, लोन लिया। ये लो, मैंने 5 लाख का लोन लिया, इन्होंने मुझे 5 लाख रुपए का लोन दिया। तो मैं इसको क्या पे करूंगा? सॉरी, मैंने कुछ लोन लिया है 50 लाख का, तो मैं इसको क्या पे कर रहा हूं? 5 लाख का इनकम पे कर रहा हूं। ठीक है ना? बाय ए नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। अब मैं कौन हूं? नॉन रेजिडेंट हूं जो पे कर रहा है। और ये कौन है बच्चों? ये भी तो नॉन रेजिडेंट है। पर मुझे बताओ, ये इनकम आ कहां से रही है? इंडिया से आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगी? ये टैक्सेबल हो जाएगी। पर यदि इसका उल्टा लिखता है एग्जामिनर तो ये एग्जाम्प्ट हो जाता। ठीक है ना? फिर समझिए क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5 लाख रुपीज बाय ए नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया से एट मुंबई। साफ लिखा हुआ है कि एक बिजनेस आपने इंडिया में किया है, बाहर से लोन लिया, फिर इंडिया में बिजनेस किया, उसका इंटरेस्ट इसको दिया, आपने यूएस के बैंक को दिया। तो लेने वाला कौन है बच्चों? यूएस का बैंक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कहां से आ रहा है उसके पास इनकम? ये इंडिया से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बन गया? ये टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट 19,000 रिसीव्ड बाय द एक रेजिडेंट एसएससी मिस्टर राम, एज 46 है। देखिए बच्चों, पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक होता ना है, तो ना उस पे एक ना आपको एग्जाम्शन मिलती है। एक तो मिलती है 3500 रुपए की एग्जाम्शन, और एक मिलती है आपको इसमें 10,000 रुपए की एग्जाम्शन। टोटल कितना हो गया रे? 13,500। ये बातें हम आगे जाके जब मैं चैप्टर्स में चलूंगा। ये 3500 कहाँ लिखा हुआ है? जॉइंट अकाउंट होगा तो 7,000, सिंगल अकाउंट है तो 3500। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे हम ये बात। और ये 10,000 क्या है? ये ATTTA होता है बच्चों। ये जब मैं आपको चैप्टर नंबर 7 करवाऊंगा वहां बताऊंगा ये TTA क्या होता है। ये दोनों इसमें से माइनस हो जाएगा, बचा हुआ क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो जो भी बचेगा, कितना बचेगा भाई बताना एक बार। इसमें से 10,000 चला गया और 3,500 चला गया, 5,500। तो ये आपका टैक्सेबल होगा। पर फिलहाल ये 5,500 कैसे आया, इसके लिए हमें बहुत समय लगेगा इस चीजों को समझने के लिए। बस इतना समझिए कि पोस्ट ऑफिस से जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो अगला पॉइंट नंबर 4 है आपका, रॉयल्टी पेड बाय द रेजिडेंट टू ए नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैड आउटसाइड इंडिया। अब बताओ ध्यान से, कौन किसको क्या पे कर रहा है? बताओ भाई, कौन किसको क्या पे कर रहा है? रॉयल्टी का पेमेंट हुआ है बाय ए रेजिडेंट टू ए, मतलब ये रेजिडेंट है और ये कौन है? नॉन रेजिडेंट है। और क्या मिल रहा है इसको? रॉयल्टी। तो रेसिपिएंट कौन है बच्चों? नॉन रेजिडेंट। इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड कहां हो रहा है? मतलब एक ऐसी रॉयल्टी का इनकम जो आउटसाइड इंडिया है। ठीक है? और किसको मिल रहा है? तो कौन सी इनकम हो गई ये? फॉरेन इनकम। और रेसिपिएंट कौन है बच्चों? NR। तो क्या हो जाएगा ये? नो टैक्सेबल, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। आई क्या बात समझ में? देखिए, बच्चे गलती करते हैं, रेजिडेंट पढ़ लेते हैं ये। अरे भाई, रेजिडेंट ने दिया है, हमें उससे क्या मतलब है? हमें क्या पढ़ना है? रेसिपिएंट के हाथ में इनकम है या नहीं? रेसिपिएंट कौन है? इनकम कौन सी है? तो टैक्सेबल कनेक्शन बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, इसलिए क्या हो गया? ये टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, लीगल चार्जेस ऑफ 5 लाख पेड इन दिल्ली टू द लॉयर ऑफ यूनाइटेड किंगडम who is visit to India for the represent in case of दिल्ली हाई कोर्ट। बताओ क्या होगा? साफ साफ है बच्चों, दिल्ली हाई कोर्ट से आपको इनकम आ रही है, तो ये आप क्या बन जाएंगे? आप ये पहला, दूसरा, ये पार्टली टैक्स 5500 आए थे ना, बताया था मैंने आपको। ये नॉट टैक्सेबल, लास्ट क्या है? टैक्सेबल। अरे खत्म। तो ये तो हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे।
ये जितने ही 4-5 क्वेश्चन पीछे की तरफ आपको दिख रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हमें क्या करना है, जब आप कल की क्लास में आएंगे तो पहले तो आप होमवर्क की मान लीजिए इसको, कि जितने भी क्वेश्चन इसमें है क्या वो करवाया नहीं मैंने। फोर्थ निकालो भाई, सीधा फिफ्थ पे चला गया मैं। ये नहीं नहीं, गायब तो कैसे हो जाएगी, कहाँ जाएगी, फिर खोल लेते हैं। ये क्या, एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज द स्टेटमेंट इनकम डीम टू अक्रोराइज इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस कनेक्शन टेक्निकल सर्विस टू द टैक्स इन इंडिया। ये बेटा सेक्शन 9 का क्वेश्चन है, सेक्शन 9 का क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। ठीक है, सेक्शन 9 आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लास्ट बात करते हैं इसके अंदर अब, कि एक वो मॉड्यूल है। एक मिनट रुको, मैं उसको बुला के लेके आता हूँ, एक मिनट रुकना। पंकज, यार वो मॉड्यूल था ना अपना, स्कैनर, एमसीसी का बुक, वो डाउनलोड की थी वही फाइल। वो पूरी नहीं हुई थी। उस स्कैनर के जितने भी क्वेश्चन है एक बार आप आज घर पे ट्राई कर लेना, और कल हमारी इस पे सिर्फ स्कैनर की क्लास रहेगी, तो उसको आप डाउट कह दो आप, या फिर मेन क्लास बोल दीजिए, तो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और साथ साथ में ये जो क्वेश्चन आज मैंने मॉड्यूल के अभी करवाए हैं आपको, इनको भी एक बार आप रिवाइज कर लेना। देखिए बच्चों, कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं जो एग्जाम पर्पज के लिए आसान से चैप्टर हैं। पूरे इनकम टैक्स की बात करें, 2-4 चैप्टर हैं जो आपको फ्री फोकट में नंबर दिलाएगा, उनमें से एक ये चैप्टर है। तो अच्छी तरह पढ़िए, हमने काफी समय भी लगाया, मैंने पूरा लो आपको लिखवा के भी दे दिया सारा कंप्लीट, तो उसको आप रिवाइज कीजिए। और फिर हम परसों से नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वहां पर। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, कल इसमें डाउनलोड कर लेंगे उसमें। ठीक है, बाय बच्चों।